हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर रूप से कर रहे होंगे। चलिए, जो हम लोगों की बिहार स्पेशल की सीरीज़ चल रही थी उसमें हम लोग आज आगे की तरफ बढ़ते हैं और बिहार के स्थानीय स्वशासन के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, तो आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था। स्वतंत्रता के उपरांत, जैसे स्वतंत्रता हमको कब मिली, 15 अगस्त सन 1947 को। तो स्वतंत्रता के उपरांत जो है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में जो है अधिनियम बनाया गया। जस्ट स्वतंत्रता के बाद ही यहाँ पर बिहार के अंदर ये काम शुरू हो गया। सभी को पता है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था को मतलब 11वीं अनुसूची में जो है जोड़ा गया है। तो वही बता रहा है ये कि 73वें संविधान संशोधन के बाद बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 1992 को लागू किया। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो, अब स्थानीय स्वशासन से संबंधित बलवंत राय मेहता समिति काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने ही 1957 में, सन 1957 में इन्होंने ही जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था शुरू की थी। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता की सिफारिश के अनुरूप त्रिस्तरीय व्यवस्था 2001 से कार्यरत हुआ। शुरुआत इन्होंने मतलब दिया कब था, 1957 में दिया था, लेकिन ये शुरू कब होता है, 2001 में। हालांकि जो संवैधानिक जो है, ये क्यों कर रहा है, चलो ठीक है, तो ये 1957 में दिए थे, लेकिन इसको त्रिस्तरीय व्यवस्था को 2001 ईस्वी से कार्यरत हुआ ये चीज़। लेकिन जो एक मतलब संवैधानिक दर्जा जो प्राप्त हुआ स्थानीय स्वशासन को जो मतलब संविधान में जगह मिली, वो इनके द्वारा नहीं मिली। बलवंत राय मेहता समिति जो बनाई थी, जो रिपोर्ट पेश की थी इन्होंने 57 में ही, लगभग सितंबर 57 में, 1957 में, तो उसके आधार पर जो है इसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला। किस चीज़ को, स्थानीय स्वशासन को। बल्कि एक पीके थुंगन साहब थे, पीके थुंगन, ये 1989 में इनके द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था को जो है पंचायती राज व्यवस्था या फिर स्थानीय स्वशासन को जो है संवैधानिक दर्जा मिला। और आपको पता है 73वें संविधान संशोधन के जरिए जो है इसको 11वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। और किस भाग में है, भाग 9 में है, भाग 9 में है। अब आप लोगों को बताना है कि संविधान में कुल कितने भाग हैं, संविधान में कुल कितने भाग हैं, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है ये चीज़। चलो, तो पंचायती राज व्यवस्था और अधिक सशक्त बनाने के लिए, पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के लिए बिहार ने क्या काम किया है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 लागू किया है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। क्या है ये, 3 स्तर है। कौन कौन सा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद होंगे। इसमें 50% महिलाओं को आरक्षण है। ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा कि जो है कौन सा ऐसा राज्य है या फिर बिहार राज्य में जो है महिलाओं के लिए पंचायती राज में जो है कितने % का आरक्षण है। तो 50% का आरक्षण है। ऐसी ही व्यवस्था राजस्थान में भी है, लगभग। ठीक है, 50% आरक्षण देने की बात कही गई है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो पिछड़े वर्ग का मतलब जो ओबीसी हैं, ठीक है, पिछड़े वर्ग का मतलब जो ओबीसी हैं, जो एससी हैं, जो एसटी हैं, उनको जो है अधिकतम 20% आरक्षण की बात कही गई है। किसमें, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को सभी स्तरों पर जो है संख्या के अनुपात में आरक्षण देने की बात कही। जहाँ जिसकी जितनी संख्या होगी उसी हिसाब से उसको जो है आरक्षण दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग का सभी स्तरों पर कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा, ये कहा गया है इसके अंतर्गत। अब देखो आगे की तरफ बढ़ो। पंचायती राज के निर्वाचन पद धारकों को लोक सेवक का दर्जा प्राप्त होगा। पंचायती राज के निर्वाचक पदधारकों को लोक सेवक का दर्जा प्राप्त होगा। पंचायती राज का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होगा। अब यहाँ से आपसे प्रश्न पूछेगा
कि जैसे ग्राम प्रधान का चुनाव हो रहा है, या फिर बिहार में इसको आई थिंक सरपंच बोलते हैं या फिर मुखिया बोलते हैं, तो फिर इनका चुनाव कौन करवाएगा। अब उसमें ऑप्शन में रख देगा कि डीएम सारा काम देखते हैं इसका, तो अक्सर अक्सर लोग उसको लगा देते हैं। लेकिन जो पंचायती राज का चुनाव होगा, चाहे जिस भी राज्य का हो, वो वहाँ का राज्य निर्वाचन आयोग बना होता है, तो वही करवाता है। ठीक है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अधीन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति एवं जिला परिषद की संरचना एवं विशेषताएं ये दे रहा है। क्या है देखो, ग्राम सभा या पंचायती राज के अधीन सबसे बड़ी सभा होती है। पंचायती राज के अधीन सबसे बड़ी सभा कौन सी है? ग्राम सभा। ग्राम सभा में गांव के सभी मतदाता सदस्य होते हैं। ठीक है, सभी मतदाता सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की बैठक के लिए 2 बैठकों के बीच का अंतराल 3 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए। अब आपसे पूछेगा कि ग्राम सभा की जो बैठक होनी है, उनके 2 बैठकों के बीच में समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो 3 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। जैसे 3 माह से अधिक का हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 1 वर्ष में 4 बार बैठक अनिवार्य है। 4 बार बैठक अनिवार्य कैसे है? 12/3 कर लो, 3 चौक 12, मतलब 4 बार तो होना ही चाहिए कम से कम। ये कम से कम है, न्यूनतम मतलब ये अनिवार्य है, इतना तो करनी ही करनी है, और ज़्यादा आप जितना कर सको। ग्राम सभा के बैठक का आयोजन मुखिया द्वारा कराया जाता है। ग्राम सभा का कोरम गणपूर्ति 1/20 सदस्य होता है। अब देखो, सदस्यों का 1/20 सदस्य, यानी कि ग्राम सभा में जितने लोग हैं, कब इसका आयोजन होगा, बैठक का कब आयोजन होगा। जैसे ग्राम सभा में मान लो 100 लोग हैं, टोटल 100 लोग हैं। अब 100 के 100 लोग घर पे तो रहेंगे नहीं, कोई काम करने निकल जाएगा, कोई कहाँ चला जाएगा, कोई कहाँ चला जाएगा। तो इसका 1/20 सदस्य होना चाहिए, तभी जो है बैठक का आयोजन कराया जाएगा। यानी कि 20 पंचे 100, यानी कि 5 सदस्य इसके होने चाहिए, तभी बैठक का आयोजन होगा, तभी कोई निर्णय लिया जाएगा मुखिया के द्वारा। ठीक है। ग्राम सभा के बैठक का आयोजन मुखिया के द्वारा कराया जाता है। किसके द्वारा कराया जाता है? मुखिया के द्वारा। ग्राम सभा का कोरम गणपूर्ति कितना होता है? 1/20। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ो। ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता संबद्ध ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा की जाती है, मतलब जो वहाँ का मुखिया होगा वही करेगा। उनकी अनुपस्थिति में उप मुखिया द्वारा किया जाएगा। ग्राम सभा का मुख्य कृत्य कार्य विकासात्मक कार्यों में सहयोग करना, लाभुकों को पहचान करना, अंशदान देना, सौहार्द बढ़ाना तथा निगरानी समिति द्वारा कार्य का पर्यवेक्षण करना। ठीक है। ग्राम पंचायत निर्वाचित मुखिया, उप मुखिया एवं वार्ड सदस्यों को मिलाकर 7,000 की जनसंख्या का एक ग्राम पंचायत का गठन होता है। मतलब एक ग्राम पंचायत में लगभग कितने लोग होने चाहिए? 7,000 जनसंख्या होनी चाहिए। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ग्राम पंचायत का चुनाव उसके विघटन के 6 माह के अंदर पूरा कर लिया जाना चाहिए। और मुखिया, इसका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। मुखिया का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होगा। प्रत्यक्ष मतदान का मतलब क्या है यहाँ पर? कि जनता डायरेक्ट भाग लेगी उसमें। जैसे उसका होता है चुनाव, विधायक का चुनाव होता है, जैसे एमपी का चुनाव होता है, वैसे सेम टू सेम मुखिया का भी चुनाव। उप मुखिया, इसका चुनाव वार्ड सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। जैसे जो वार्ड के सदस्य होंगे ना, वो उप मुखिया का चुनाव करते हैं। और बहुमत बराबर होने पर क्या व्यवस्था की जाएगी? लॉटरी की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, आगे देखो। वार्ड सदस्य कौन होते हैं? देखो, वार्ड सदस्य, एक सेकंड, वार्ड सदस्य देख लो। प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। यानी कि वार्ड सदस्यों का भी चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। प्रत्येक 500 जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य निर्वाचित होता है। ठीक है। और वहीं ग्राम पंचायतें कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? लगभग 7,000 की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मुखिया एवं उप मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को स्वयं लिखकर दे सकता है। वार्ड सदस्य अपना त्यागपत्र स्वयं लिखकर मुखिया को दे सकता है, जिसके 7 दिन के बाद उसका पद रिक्त हो जाएगा। मतलब उसका पद 7 दिन के बाद उसका पद रिक्त हो जाएगा। एक पंचायत की बैठक की गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या के आधी होगी। ठीक है, चलो आगे की तरफ देख लो।
ग्राम कचहरी, ग्राम कचहरी क्या है? प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में न्यायिक कृत्यों के लिए ग्राम कचहरी होती है। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है जो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। देखो सरपंच भी कैसे होगा? डायरेक्ट मतदान से होगा, मतलब इसमें जनता भाग लेगी। मुखिया भी कैसे होगा? डायरेक्ट जनता भाग लेगी। वार्ड मेंबर कैसे चुना जाएगा? डायरेक्ट मुखिया नहीं, मतलब डायरेक्ट जनता भाग लेगी। सरपंच के चुनाव में डायरेक्ट मतलब मतदान होगा। डायरेक्ट मतदान का मतलब मेरा क्या है? डायरेक्ट मतदान का मतलब है कि जनता स्वयं उसमें शामिल होगी और अपना वोट वगैरह देके उसको जितवाएगी, जिसको भी वो चाहेगी उसको जितवा देगी। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बन जाता है ना कि पूछ लेता है कि बताओ अप्रत्यक्ष चुनाव इसमें से किसका होता है। अब दे देगा आपको मुखिया का, वार्ड मेंबर का और सरपंच का, और फिर आपको दे देगा उप सरपंच का। अब पूछेगा इनमें से किसका नहीं होता है, तो जब आपको पता रहेगा तो बड़े आसानी के साथ आप लगा देंगे। तो देखो ग्राम पंचायत के सभी वार्ड के एक पंच सदस्य प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है, या सरपंच यहाँ लिखना चाहिए। सरपंच एक पंच सदस्य प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। निर्वाचित पंच सदस्य एवं सरपंच अपने में से एक सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा कर लेता है, यानी कि उप सरपंच का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब जो अपने आप में जो लोग मतलब वो करके आए हैं, निर्वाचित होके आए हैं, चुन के आए हैं, जो लोग मतलब जिसको जनता ने चुन के भेज दिया है, उसी में से फिर उप सरपंच का चुनाव वही लोग करेंगे जिनको जनता चुन के भेजी है, वो लोग उप सरपंच का चुनाव कर लेंगे। ठीक है, प्रत्येक ग्राम कचहरी की सहायता के लिए एक सचिव एवं एक न्याय मित्र की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, आगे देखो। सरपंच एवं उप सरपंच अपना त्यागपत्र किसको देंगे? जिला पंचायती राज अधिकारी को स्वलिखित आवेदन देकर देते हैं। ग्राम कचहरी का कोई पंच अपना त्यागपत्र स्वलिखित आवेदन द्वारा सरपंच को देता है। ग्राम कचहरी का कोई पंच अपना त्यागपत्र किसको देगा? सरपंच को दे देगा वो। ठीक है, आगे बढ़ो। पंचायती समिति, प्रखंड स्तर पर पंचायती समिति होती है। प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर एक पंचायती समिति का सदस्य निर्वाचित होता है। पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन उपरांत जो है अपने सदस्यों को प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा किया जाता है। मेन बात इसमें क्या है? देखो, जो पंचायत समिति होगी वो कैसे बनेगी? 5000 लोगों से, 5000 की जनसंख्या से ये पंचायत समिति बनती है। अब पंचायत समिति के सदस्यों का देखो, यहाँ पंचायत समिति के जो सदस्य होंगे, पंचायत समिति के जो सदस्य होंगे, निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होगा, यानी कि जनता डायरेक्ट भाग लेगी। अब जो है पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन उपरांत अपने सदस्यों में से ही मतलब पंचायत समिति के जो सदस्य होंगे उनमें से ही प्रमुख का और उप प्रमुख का चुनाव कर लेंगे। अब ये प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष रूप से होगा, क्योंकि इसमें जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेगी। ठीक है, आगे देखो। प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव जो है पंचायत समिति सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाएगा। प्रमुख पंचायत समिति के बैठक की अध्यक्षता करते हैं। प्रमुख जो है पंचायत समिति, प्रमुख मतलब जो यही प्रमुख बनाया गया, ये प्रमुख जो है पंचायत समिति के बैठक की अध्यक्षता करते हैं, यानी कि अध्यक्ष होते हैं। देखो, प्रमुख अपना त्यागपत्र किसको देखता है? अनुमंडल दंडाधिकारी को दे देता है। थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं इसको। प्रमुख अपना त्यागपत्र किसको देगा? अनुमंडल दंडाधिकारी को दे देता है। उप प्रमुख अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप से प्रमुख को देता है। पंचायत समिति का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देगा? प्रमुख को देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जिला परिषद आ गया। जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। जिला परिषद ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन का काम करती है। कौन? जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। जिला परिषद का काम क्या होता है? ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के लिए, ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के लिए नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन का काम कौन करती है? जिला परिषद करती है। जिला परिषद के सदस्य लगभग 50,000 की जनसंख्या पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है,
जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष, देखो एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। जिला परिषद के जो निर्वाचित सदस्य होंगे, जो चुन के आए हुए होंगे, उनमें क्या होगा, वो जो है अपने में से ही एक अध्यक्ष का और एक उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेंगे। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप से जिला दंडाधिकारी को देता है तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। ठीक है, जिला परिषद सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। जिला परिषद सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है, अध्यक्ष को देता है। अब देखो यहाँ पे पंचायती राज के सभी प्रतिनिधियों के निर्वाचन एवं त्यागपत्र की विधि। मुखिया जो होगा इसका निर्वाचन कैसे होगा, प्रत्यक्ष होगा। और ये त्यागपत्र किसको देगा, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। उप मुखिया जो होगा ये इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और ये जिला पंचायत राज पदाधिकारी को अपना त्यागपत्र देता है। वार्ड सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा, ये अपना त्यागपत्र किसको देगा, मुखिया को। प्रमुख अप्रत्यक्ष होता है, प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है और ये अनुमंडल दंडाधिकारी को अपना मतलब त्यागपत्र देता है। उप प्रमुख अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और ये अपना जो है त्यागपत्र किसको देंगे, प्रमुख को देते हैं। पंचायत समिति सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, पंचायत समिति सदस्य, और ये अपना जो है त्यागपत्र प्रमुख को देते हैं। जिला परिषद अध्यक्ष देखो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। हमने बताया ना अभी कि जो मतलब चुन के आते हैं वही फिर इनको चुन लेते हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष को, तो अप्रत्यक्ष हो गया। और ये अपना त्यागपत्र जिला दंडाधिकारी को देते हैं। जिला परिषद के उपाध्यक्ष ये भी अप्रत्यक्ष आएंगे और जिला परिषद अध्यक्ष को ये अपना देंगे त्यागपत्र। जिला परिषद सदस्य का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है और ये जिला परिषद के अध्यक्ष को अपना जो है त्यागपत्र देते हैं। देखो सरपंच का चुनाव हमको पता है कि प्रत्यक्ष रूप से होता है और जिला पंचायती राज पदाधिकारी को ये अपना त्यागपत्र देंगे। उप सरपंच अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है और जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देंगे। पंच जो है प्रत्यक्ष चुनाव होगा इसका और ये सरपंच को अपना त्यागपत्र देगा। ठीक है, नगरीय प्रशासन का मतलब नगर प्रशासन से मतलब है नगर पालिका को कब जोड़ा गया, नगर पालिका नहीं बल्कि नगर निगम को कब जोड़ा गया, 74वें संविधान संशोधन के जरिए। 74वें संविधान संशोधन 1992 के जरिए इसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो नगरीय प्रशासन के बारे में आइए देखते हैं हम लोग। नगरीय क्षेत्र में स्थानीय सुविधाओं के उद्देश्य से नगर पालिका का गठन किया गया है और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा बिहार में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम लागू करती है। अब बताओ यहाँ पे बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है, कमेंट बॉक्स में बताओ हमको, नगर निगम की संख्या कितनी है बिहार में। बिहार में नगर पालिका अधिनियम 2007 में आया है और वहीं पंचायती राज अधिनियम कब आया था, 2006 में आया था। ठीक है, तो देखो 2007 में शहरी स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम का प्रावधान किया गया है। नगर निकायों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा 5 वर्षों के लिए सदस्यों का चयन किया जाता है। इससे भी पंचायती राज के प्रावधानों के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आगे बढ़ते हैं। देखो नगरीय प्रशासन अभी उसने बताया, ऊपर लिखा हुआ था कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में कुल नगर निकायों की संख्या कितनी है, 261। अब देखो मैंने जो प्रश्न पूछा था बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है, 19। नगर परिषद 88 है, नगर पंचायतें 154 है। बिहार में न्यायपालिका की बात कर लो। बिहार की न्यायपालिका व्यवस्था में उच्च न्यायालय पटना का स्थान जो है शीर्ष पर है। पटना उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत, ये लॉर्ड मिंटो, इसी टाइम में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जिन्होंने क्या काम किया था, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दी थी। तो अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 को इसका गठन किया गया। किसका गठन किया गया, ये जो है पटना उच्च न्यायालय का गठन। हमने इस चीज़ को बहुत पहले भी बताया था आप लोगों को कि 1916 में जो है पटना उच्च न्यायालय का गठन हुआ। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्प्स केमियर थे। उच्च न्यायालय पटना में मुख्य न्यायाधीशों सहित 29 न्यायाधीश हैं तथा 14 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। बिहार के न्यायिक व्यवस्था में जिला एवं अनुमंडल स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय हैं। प्रशासनिक व्यवस्था देख लो। प्रशासनिक व्यवस्था
प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य को प्रशासनिक रूप से विभाजित किया गया है। राज्य और इसका प्रशासनिक उच्च पदाधिकारी कौन होता है? पूरे राज्य का मुख्य सचिव होता है। प्रमंडल का आयुक्त होता है यानी कमिश्नर। जिला का जिला पदाधिकारी डीएम होता है। अनुमंडल का अनुमंडल अधिकारी एसडीओ होता है। और प्रखंड या फिर अंचल का बीडीओ होता है। और अंचल अधिकारी सीओ होता है। ठीक है। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य का प्रशासन प्रधान मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव सचिवालय का प्रधान होता है। मुख्य सचिव का समस्त विभागों पर नियंत्रण होता है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का भी सचिव होता है। वह मंत्रिमंडल की बैठक का प्रबंध करता है। मुख्य सचिव। आगे की तरफ देखो। अब आ गई देखो कला एवं संस्कृति। तो हम कला और संस्कृति को करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए इसको और अच्छे से चीज़ों को मेमोराइज़ करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मेमोराइज़ की हुई चीज़ ही आपको क्लासरूम के अंदर मतलब एग्ज़ाम हॉल के अंदर जो है अच्छा प्रदर्शन करने में आपका साथ देगी। ठीक है, तो चीज़ों को याद करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।